ऑनलाइन क्लास में मैं योगेश कुमार भागवती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई मंडी मुजफ्फरनगर से बही खाता एवं लेखा शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। हम बही खाता एवं लेखा शास्त्र में अंतिम खाते और अंतिम खाते के जो पाठ हैं व्यापार एवं लाभानी खाता और चिट्ठा, इसका हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। आप सब वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, इसमें पूरा का पूरा आपको ज्ञान इससे प्राप्त होगा और आपको परीक्षा में भी सहयोगी होगी। अंतिम खाते का मतलब होता है जो अंत में बनाए जाते हैं। अंतिम खाते बनाने से पहले हम थोड़ा सा सूक्ष्म अध्ययन करेंगे कि बही खाते में जो प्रकरण होते हैं, पहला होता है जर्नल, दूसरा होता है खाता बही, तीसरा होता है सारांश या अंतिम खाते। सबसे पहले जर्नल पर आ जाते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में प्राप्त हो जाए कि जर्नल बही खाते की नींव होती है। यहाँ से प्रारंभ होता है हमारा बही खाता। सबसे पहले प्रारंभिक लेखे का किए जाते हैं। प्रारंभिक लेखे में जर्नल होता है। जर्नल के कई भाग हो जाते हैं, उन्हें बुक्स कहते हैं, जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक इत्यादि। उसके बाद उनसे खाता बही बनाई जाती है। ये खाता बही बनाई जाएगी जर्नल से। जर्नल से खाता बही तैयार की जाती है। अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग खाते, अलग अलग संपत्तियों के अलग अलग खाते और क्रय विक्रय के अलग खाते, सारा ब्यौरा एक जगह एकत्रित करना खाता बही कहलाती है। और खाता बही से हम ये सारांश या अंतिम खाते बनाते हैं। अंतिम खाते बनाने का मतलब है वर्ष के अंत में एक ऐसा प्रारूप तैयार करना जिससे हमें व्यापार की सारी स्थिति का ज्ञान हो सके। इसमें सारांश प्राप्त हो जाता है कि व्यापार पर हमारी कितनी संपत्तियां हैं, कितना दायित्व है, कितने का लाभ हुआ, कितने की हानि हुई और कितने हमने खर्च किस किस पर किए, उसका पूरा का पूरा वर्णन हमारा अंतिम खाते के अंतर्गत आता है। अंतिम खाता बनाने के लिए अंतिम खाते को 3 भागों में बांटा गया है। इसके 3 हिस्से हमने किए हैं। पहला व्यापार खाता, दूसरा लाभ हानि खाता और तीसरा आर्थिक चिट्ठा। ये 3 हिस्से इसके किए गए हैं। पहला व्यापार खाता, दूसरा लाभानी खाता और तीसरा आर्थिक चिट्ठा। जो बड़ी निर्मित कंपनी होती हैं उसमें व्यापार के साथ साथ एक खाता निर्माणी खाता भी बना लेते हैं। ये व्यापार खाते से पहले बनाया जाता है। तो ये वही कंपनियां ज़्यादातर बनाती हैं, वे ही इसका प्रयोग करती हैं जिनमें निर्मित माल की तैयारी होती है, यानी कि कच्चे माल से पक्का माल तैयार किया जाता है। पहले हम निर्मित माल के बारे में पढ़ लेते हैं। निर्मित माल का मतलब होता है कि कच्चे माल को पक्का माल तैयार करना, यानी कि कच्चे से पक्का तैयार कराना। कच्चे से पक्का माल तैयार करने का मतलब होता है कि किसान से हमने वस्तु ली और उसका उत्पादन करके उनसे मैन्युफैक्चरिंग की। इसमें समस्त मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित खर्चे, इनकम सब इसके अंतर्गत आती है। जैसे एक चीनी व्यापारी को चीनी बनानी होती है, या चीनी मिल का उदाहरण ले लेते हैं। चीनी मिल को एक चीनी तैयार करनी है तो वो गन्ना लेगा और गन्ने से संबंधित उसका रस निकालना, उसे ताप करके पकाकर उसमें से सीरा निकालकर साफ करके चीनी का निर्माण करना, ये निर्माणी कंपनी के अंतर्गत आएगा। इसमें हम जो लेखा करते हैं वो इस तरह का लेखा होगा। निर्माणी खाता, विवरण, रकम, विवरण, रकम। इसमें हम सबसे पहले जो हमने कच्चा माल खरीदा वो लिखा जाएगा।
फिर निर्माण से संबंधित व्यय यानी कि आगमन भाड़ा, और उसके बाद निर्माणी व्यय लिखे जाते हैं। इसका जो शेष आएगा वो यहाँ व्यापार खाते में जाता है, उसे हम व्यापार खाते में ले जाते हैं। मान लिया कच्चा माल 5,000 का है, आगम 500 का है और निर्माणी व्यय 200 रुपये हैं, तो टोटल 5600 रुपये का हमारा निर्माणी खर्च हुआ और निर्माणी खर्च को व्यापार खाते में हमने हस्तांतरित कर दिया। तो निर्माणी खाता बनने के बाद हम आगे की ओर चलते हैं। तो व्यापार खाता हर प्रकार की कंपनियां, इंडस्ट्रीज जो भी हैं वो प्रयोग करती हैं। व्यापार खाते का मतलब होता है कि माल तैयार होने के बाद उसके क्रय विक्रय तक के खर्चे उसके अंदर सम्मिलित करना, उन्हें बेचना। यानी कि हमने ट्रेडिंग का काम किया तो माल मंगाने के बाद हमारे यहाँ आने तक उसका जो भी व्यय होते हैं, प्रत्यक्ष व्यय जिन्हें कहते हैं, वो इसके अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। और प्रत्यक्ष व्यय के बाद माल की बिक्री और बिक्री करने के बाद जो कुल लाभ प्राप्त होता है वो व्यापार खाते का लाभ कहलाता है। या हानि हुई तो कुल हानि जो होती है वो व्यापार खाते की हानि कहलाती है। इसमें सकल लाभ कुल लाभ कहलाता है और सकल हानि कुल हानि कहलाती है। यानी कि इस खाते में क्रय विक्रय से संबंधित जितना भी क्रय विक्रय उससे संबंधित और प्रत्यक्ष व्ययों को दर्शाया जाता है व्यापार खाते में। व्यापार खाते में मैं आपको इसको प्रारूप दिखा देता हूं। इसका प्रारूप बनाने के लिए ये हमने एक करा तैयार कॉलम, ऊपर लिखेंगे व्यापार खाता, विवरण, रकम, विवरण, रकम। इसमें सर्वप्रथम हम यहां लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक या प्रारंभिक व्यय, प्रारंभिक रहतिया। प्रारंभिक रहतिया लिखिए। प्रारंभिक रहतिया के बाद क्रय, अगर क्रय हमने खरीदा हुआ माल कुछ वापस किया तो क्रय वापसी, और इसके बाद प्रत्यक्ष व्यय। इधर विक्रय, अगर हमने बिक्री किया हुआ माल वापस आया तो विक्रय वापसी, और अंतिम रहतिया, जो लास्ट में माल बचता है उसे अंतिम रहतिया कहेंगे। प्रारंभिक रहतिया जो पीछे माल बचा हुआ था उसे प्रारंभिक रहतिया कहते हैं, और अंतिम रहतिया जो इस वर्ष के अंत में माल शेष रह जाता है बिकने से उसे अंतिम रहतिया कहते हैं। अगर हमारा इधर का शेष ज़्यादा है तो इधर लिखा जाएगा सकल लाभ, और अगर इधर का शेष ज़्यादा है डेबिट का तो इधर लिखा जाएगा सकल हानि। ये व्यापार खाते का हमारा प्रारूप है। अब एक उदाहरण द्वारा हम इसे स्पष्ट करते हैं, समझते हैं। देखिए उदाहरण में एक मान लिया प्रारंभिक रहतिया 1,000 रुपये, क्रय 5,000 रुपये, विक्रय 10,000 रुपये, मजदूरी 2,000 रुपये हैं। अगर हमें इससे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है यानी कि व्यापार खाता बनाना है तो वो इस प्रकार बनेगा। ये व्यापार खाता मैं बना रहा हूं। प्रारूप के अनुसार हम इसमें कॉलम खींचेंगे। जैसे हमने प्रारूप में खींचे वैसे खींच सकते हैं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट,
ऊपर लिखेंगे ट्रेडिंग एंड P&L। दोनों खाते एक ही साथ बनाए जाते हैं, इसलिए दोनों को एक ही साथ लिखते हैं। यहाँ लिखा जाएगा फॉर द ईयर एंडिंग, वर्ष के अंतिम डेट लिखी जाएगी। अगर 31 मार्च है तो 31 मार्च। इस तरह का हमने प्रारूप तैयार किया। इसमें सबसे पहले लिखा जाएगा ओपनिंग स्टॉक, प्रारंभिक रहतिया 1000 रुपया। इसके बाद हम लिखेंगे परचेज, क्रय हमारा है 5000 का, वापसी नहीं है, वापसी होता तो घटा देते। इधर लिखेंगे सेल्स है हमारी 10,000 रुपये की, वापसी नहीं है, वापसी होती तो घटा देते। क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहती है, इसमें हमारा नहीं है उदाहरण में। और उसके बाद वेजिस हमारी 2000 रुपये दी हुई है, वो डाल दी। हमने ये सारा लेखा किया है। अब हमें ये देखना है कि हमारा योग किधर का ज़्यादा आ रहा है। हमारा इधर का योग ज़्यादा है, योग 10,000 रुपये लिखा, और 10,000 रुपये में से हमने ये लेस करने 8,000 रुपये, तो 2,000 रुपये जो बचा ये हमारा सकल लाभ यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। ये हमारा व्यापार खाता था, यानी कि व्यापार खाते से संबंधित, यानी कि प्रत्यक्ष व्यय वेजिस के साथ साथ भाड़ा और कोल एंड गैस यानी कि ईंधन, पावर, ये सब इसके अंतर्गत आ सकती हैं। जो प्रत्यक्ष होते हैं, जो सीधा प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं, वो प्रत्यक्ष व्यय है जिनका होना अनिवार्य होता है। इसके बाद हमारा आता है लाभ हानि खाता। दूसरा हिस्सा है हमारा लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता व्यापार खाते के बाद बनाया जाता है। इसमें समस्त अप्रत्यक्ष व्यय सम्मिलित किए जाते हैं। इससे हम व्यापार की शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि का गणना करते हैं कि इस साल हमने कितना व्यापार में लाभ कमाया है। ये लाभ वो लाभ होता है जो व्यापारी का अपना होता है, व्यापारी के खाते में सीधा ट्रांसफर कर दिया जाता है, इस पर पूरा अधिकार व्यापारी का होता है। इसी लाभ पर इनकम टैक्स लगाया जाता है, इसे ही शुद्ध लाभ कहेंगे। शुद्ध लाभ के अंतर्गत जो हम प्रारूप में तैयार करेंगे शुद्ध लाभ निकालने के लिए, शुद्ध लाभ के उद्देश्य क्या होते हैं कि शुद्ध लाभ ज्ञात किया जाता है। दूसरा, समस्त अप्रत्यक्ष व्ययों का ज्ञान हो जाता है। तीसरा, सभी आय के साधनों का पता लग जाता है। चौथा, लाभ हानि का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं हम। और पांचवा, करों के निर्धारण में भी सहायक होता है। ये लाभ हानि खाते के उद्देश्य हैं। लाभ हानि खाते का प्रारूप देखिए आप। ये लाभ हानि का प्रारूप बना देता हूं मैं एक। ये इसका प्रारूप देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाते अकेला नहीं बनता है, इसे पूरे को लिखते हैं व्यापार एवं लाभ हानि खाता। क्या लिखते हैं? व्यापार एवं लाभ हानि खाता, क्योंकि ये अकेला नहीं बनता। इसमें यहां वही लिखा जाएगा, वर्ष में समाप्त होने वाले। इसमें सबसे पहले जो हमारा लाभ या हानि हुई थी, सकल लाभ या सकल हानि, वो लिखी जाएगी। इधर होगा तो सकल हानि, सकल हानि, और इधर सकल लाभ। इसके बाद यहां जो लिखे जाएंगे अप्रत्यक्ष व्यय, जिन्हें घटाया बढ़ाया जा सकता है। बिक्री संबंधी व्यय जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष व्यय में आते हैं, यानी कि माल के बनने के बाद, बिकने के बाद के जो खर्च होते हैं वो अप्रत्यक्ष व्यय है। इसमें बिक्री व्यय भी आते हैं।
इसमें वितरण व्यय भी आते हैं, माल भेजने के व्यय, ठीक है। बिक्री व्यय, वितरण व्यय भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब व्यय सम्मिलित करने के बाद इसमें इसके अलग जो हमें आय होती है, यानी कि हमें बैंक से आय हो, बैंक से ब्याज, वो भी इसमें सम्मिलित की जाती है। अलग से ब्याज प्राप्त हो वो इसमें सम्मिलित किया जाता है। कमीशन इसमें सम्मिलित किया जाता है अगर हमें कोई कमीशन प्राप्त हो रहा है। इसके बाद जो भी लाभ हानि निकलता है, अगर इधर का योग ज़्यादा है तो यहाँ लिखा जाएगा शुद्ध लाभ, और अगर इधर निकलता है तो शुद्ध हानि होगी। और ये हानि व्यापारी की होगी, अगर लाभ है तो भी व्यापारी का है और हानि है तो भी व्यापारी की है, ये निकाला जाता है। इस पर हम एक उदाहरण दे लेते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण कर लेते हैं। मैं एक उदाहरण लिख देता हूं, फिर इसे हल कर देंगे। उदाहरण में हम मान लेते हैं, उदाहरण में सकल लाभ, सकल लाभ मान लिया 5,000 रुपये हुआ या 2,000 रुपये जो भी है वो लिख लिया हमने। सकल लाभ 5,000 मान लिया। इसके बाद हमारा जो किराया है वो 200 रुपये, बैंक व्यय 100 रुपये, बिक्री व्यय 500 रुपये, और इसके अलावा हम जो भी खर्च लगता है वो लगा सकते हैं, कोई भी। किराया हो गया, टैक्स यानी कि कर व दर 200 रुपये हमने ये मान लिया। अब इससे हम लाभ हानि खाता बनाते हैं। इसमें भी वही पर्टिकुलर मैंने बताया था कि ये व्यापार खाते का ही पार्ट होता है, उसी में नीचे बना दिया जाता है, लेकिन यहाँ हम अलग अलग समझा रहे हैं आपको, तो इसलिए पूरा विवरण अलग अलग लिख कर दिखा रहे हैं। ये अलग अलग दिखा रहे हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो ऊपर वही ट्रेडिंग एंड पेंडल लिखा जाता है पूरा, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, ये लिख दिया। इसमें जैसे हम वो बनाते हैं एक्चुअल में, तो ये ऊपर का हिस्सा हम ट्रेडिंग का छोड़ देते हैं। इस तरह ऊपर ट्रेडिंग बनाते हैं, नीचे लाभ हानि बनाते हैं, तो वो पार्ट मैंने छोड़ दिया कि ये ट्रेडिंग हो गया है। अब लाभ हानि में हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे जो हमें लाभ हुआ, अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो। ग्रॉस प्रॉफिट हमें 5,000 रुपीज़ दिया हुआ है, यानी कि 5,000 रुपये हमने लिख दिया। इधर उससे संबंधित खर्चे जैसे किराया, रेंट है हमारा 200 रुपये। इसके बाद बैंक एक्सपेंसेस 100 रुपये। इसके बाद बिक्री व्यय, सेल्स एक्सपेंसेस या सेलिंग एक्सपेंसेस, एक ही बात होती है। और इसके बाद टैक्स एंड रेट 200 रुपये, ये हमने लिख दिया। अब इसमें हम देखेंगे कि हमें लाभ हुआ या हानि, घटा कर देखेंगे कि हमें लाभ हुआ या नहीं। ये 5,000 रुपीज़ था और इसमें से ये लेस कीजिए 1,000 रुपीज़ ये हुए, यानी कि 1,000, 2 और 1 3 और 5 8 और 2 10, 1,000 घटाकर 4,000 रुपये हमें बचा। इसे हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट, CD। ये नेट प्रॉफिट आगे जाएगा, आगे का मतलब है पूंजी खाते में हम इसे लेके जाएंगे। लिख सकते हैं हम ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट।
तो ये लाभ हानि खाता था। लाभ हानि बनाने के बाद अब आता है हमारा आर्थिक चिट्ठा। तीसरा पार्ट होता है आर्थिक चिट्ठा, उसे समझेंगे। मैं समझता हूं ये आपके समझ में आ ही गया होगा। आर्थिक चिट्ठा किसे कहते हैं? चिट्ठा एक ऐसा विवरण होता है जिसमें व्यापार की समस्त संपत्तियों और दायित्वों का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। फर्म पर कितनी संपत्तियां हैं और कितने दायित्व हैं, इसका ज्ञान हमें अच्छी तरह प्राप्त होता है। फर्म में कितनी पूंजी हमने लगाई थी, कितना हमें लाभ हुआ, कितना हमने व्यापार से आहरण किया है, घर खर्च के लिए निकाला, वो सब का लेखा इसके अंतर्गत होता है। चिट्ठा व्यापार की एक आर्थिक स्थिति को पूर्णतः प्रदर्शित करता है। चिट्ठे की एक विशेषता होती है कि यह एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है या जो इसकी विशेषताएं हैं, वो पहली विशेषता जो इसकी है वो है एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है, यानी कि वर्ष के अंत में बनाया जाता है या वर्ष के मध्य, जिस दिन भी बनाया जाएगा। ये वर्ष के आज फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, तो 31 मार्च को ही बनाए जाते हैं चिट्ठे। तो ये वर्ष की एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है। इसका स्वरूप भी निर्धारित होता है, इसका जो प्रारूप है वो निर्धारित है कि इसी तरह ही बनाया जाएगा। यह व्यापार एवं लाभ हानि खाते के बाद बनाया जाता है। पहले व्यापार और लाभ हानि खाता बनाया जाएगा और उसके बाद इसे बनाया जाएगा। इसके दोनों पक्ष बराबर होते हैं, संपत्ति भी और दायित्व भी, दोनों ही पक्ष बराबर होते हैं, दोनों पक्षों को बराबर रखा जाता है। इसका बायां भाग दायित्व, जो बाईं तरफ होता है लेफ्ट हैंड, वो बायां भाग दायित्व कहलाता है और दायां भाग संपत्ति पक्ष कहलाता है, असेट्स। इसमें व्यापार की वित्तीय स्थिति का ज्ञान हो जाता है, यानी कि व्यापार की जो भी पूरी स्थिति है उसका ज्ञान हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया संपत्ति और दायित्वों का पूरा ज्ञान हो जाता है। इसके उद्देश्य होते हैं कि आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। इसके उद्देश्य होते हैं कि जो हमारी स्थिति है उसका तुलनात्मक अध्ययन हम कर सकते हैं, भविष्य में उसको देख सकते हैं कि हमारी पिछले वर्ष क्या स्थिति थी और इस वर्ष क्या है। इसके बाद रोकड़ का ज्ञान, इसके द्वारा हमें रोकड़ का ज्ञान हो जाता है कि हमारे पास कितना कैश है, कितना धन हमारे पास है या नहीं है। संपत्तियों का ज्ञान, कितनी हमारे पास संपत्तियां हैं, वो किस किस प्रकार की हैं, स्थायी हैं या अस्थायी हैं। स्थायी संपत्ति वो होती हैं जो अपने जीवन काल में 36 वर्ष से अधिक समय तक चलती है, जिनका क्रय विक्रय 36 माह के अंतर्गत नहीं होता। और चालू संपत्ति वो होती हैं जिनका समय 36 माह से कम होता है, यानी कि 12 माह के अंतराल में वो परिवर्तित होती रहती हैं। स्थायी संपत्ति में परिवर्तन नहीं होता। अगर कोई संपत्ति खरीदी है तो वो नई संपत्ति के अंतर्गत मानी जाती है। आहरण व पूंजी का ज्ञान, कितना हमारे पे पूंजी है और कितना हमने उसमें से घर खर्च के लिए निकाला है। दायित्वों की जानकारी और फर्म को भविष्य में कितना दायित्व चुकाना है या कितना धन चुकाना है, इसके अंतर्गत हम वर्णन करते हैं। इसका प्रारूप मैं बना देता हूं, उसी प्रारूप के बेस पर हम उदाहरण स्थापित कर लेंगे। देखिए, ये इसका प्रारूप बना रहा हूं। आर्थिक चिट्ठा, यहां लिखेंगे समाप्त वर्ष के लिए। ये वर्ष के अंत में बनता है, इसलिए समाप्त वर्ष के लिए लिखते हैं। ये आर्थिक चिट्ठे में पक्ष हैं, बायां पक्ष दायित्व और दायां पक्ष संपत्ति। इसमें सबसे पहले पूंजी, पूंजी में हम लाभ जोड़ेंगे, शुद्ध लाभ। इसमें से आहरण घटाएंगे, ये जो भी आएगा वो वहाँ लिखा जाएगा। इसके बाद अन्य जो भी होंगे लेनदार, इसके अंदर लिखेंगे। इधर संपत्तियां लिखेंगे, संपत्ति में जैसे भवन,
और मशीन, फर्नीचर, कुछ भी लिख सकते हैं जो भी संपत्ति होती है, फर्नीचर। फिर देनदार, बैंक, रोकड़, ये इधर आती हैं। ये संपत्ति पक्ष है और दायित्व, और इसका दोनों तरफा का योग मिलना अनिवार्य है। अगर दोनों तरफा का योग इक्वल है या मिलता है तो हम मानते हैं कि हमारा आर्थिक चिट्ठा बिल्कुल सही प्रदर्शित किया गया है। ये इसका प्रारूप था। इस प्रारूप के अलावा मैं इसका एक उदाहरण आपको देता हूँ, उसी उदाहरण के तहत हम इसी में एडजस्ट कर लेंगे। उदाहरण में पूंजी 50,000 रुपये मान ली, लाभ, शुद्ध लाभ 10,000 रुपये मान लिया हमने, ये मान के बना रहे हैं। भवन 40,000, रोकड़ 20,000, फर्नीचर, जगह कम होने की वजह से ये लगते हैं, यहाँ लिख देते हैं बैंक 5,000, और इधर लिख देते हैं लेनदार 4,000 रुपये। हम मुख्य ये लिख दिया है, मशीन लिख देते हैं एक और यहाँ लिख देते हैं देय विपत्र। इसके द्वारा हम अपना आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं। देखिए, इसमें मैंने देय विपत्र प्रदर्शित नहीं किया, अब लिख देता हूं मैं देय विपत्र। एक और दायित्व बढ़ा सकते हैं, दायित्व कितने भी हो सकते हैं, दायित्व तो जिसका भविष्य में भुगतान करना वो दायित्व के अंतर्गत आएगा। तो देय विपत्र हम लिखते हैं। इसमें हम इन मदों को भर के अपना चिट्ठा देखते हैं कि बिल्कुल सही है या गलत। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे चिट्ठे की क्या प्रतिक्रिया है, चिट्ठा कैसे होना है। इसमें लिख देंगे 31 मार्च। इसमें पूंजी हमारी 50,000 रुपये है, लाभ 10,000 रुपये है, आहरण नहीं है। इन दोनों का टोटल 60,000 रुपये मैंने यहां लिख दिया। लेनदार मेरे 4,000 रुपये हैं, 4,000 यहां लिखे, और देय विपत्र भी 4,000 के हैं, ये भी मैंने यहां लिख दी। इसके बाद इधर मशीन हमारे पे 3,000 रुपये की है, भवन 40,000 का है, रोकड़ 20,000 की है, देनदार नहीं है, फर्नीचर नहीं है, बैंक 5,000 के हैं, और रोकड़ 20,000 रुपये की है, वो हमने इधर अंकित कर दिया। इस उदाहरण के तहत मैंने इसमें मदें भर दी हैं। इन मदों का अब योग करके देखें कि हमारे जो बैलेंस शीट है वो मिल रही है या नहीं, यानी कि इसे बैलेंस शीट कहेंगे हम। तो इसका ये 68,000 रुपये टोटल आया आर्थिक चिट्ठे का, और इधर का भी अगर हम टोटल करते हैं तो 68,000 रुपये हमें प्राप्त होते हैं। ये हमारा आर्थिक चिट्ठा है। चिट्ठे की पूरी प्रतिक्रिया को देखते हुए, यानी कि इसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका दोनों तरफा का योग बराबर होना चाहिए। यानी कि इससे हमें यह ज्ञात होता है कि हमारे फर्म की स्थिति में, अगर हम अपनी फर्म की स्थिति को आज जांच करें तो उसके अनुसार भवन हमारा 40,000 रुपये का है, और संपत्ति में मशीन हमारे पे 3,000 रुपये है, फर्म पर 3,000 रुपये की संपत्ति उपलब्ध है, और बैंक 5,000 रुपये का है, और रोकड़ 20,000 रुपये की उपलब्ध है। इसके बेस पर पूंजी 50,000 रुपये लगाई थी, उसके बाद फर्म ने लाभ कमाया है 10,000 रुपये का, तो पूंजी अब 60,000 रुपये की हो गई है कि हमारा व्यापार लाभ की स्थिति में है, हानि की स्थिति में नहीं है। हमें जो बाजार का पेमेंट देना है उसमें हमें 4,000 रुपये लेनदार को देने हैं, और देय विपत्र हमारे पे 4,000 के हैं, यानी कि मात्र हमें 8,000 रुपये का भुगतान करना है। इसके अतिरिक्त इस चिट्ठे में हम कुछ भी समायोजित कर सकते हैं,
चिट्ठे के बाद एक ऐसा समायोजन हो सकता है कि जो हम भविष्य में भूल गए हैं। कोई भी लेखा ऐसा है जो भूल गए हैं, उसे भी हम इसमें समायोजित कर सकते हैं। उसको समायोजन के अंतर्गत कहते हैं। उसका भी चिट्ठे के दोनों पक्षों पर प्रभाव डालता है, और उसका हम सबसे पहले प्रारंभिक लेखे में प्रारंभिक लेखा इसमें करेंगे, और उसके बाद उसका समायोजन इसमें करके फिर हम उसे आर्थिक चिट्ठे में समायोजित करेंगे। ये आपको मैंने अंतिम खाते के बारे में पूरा समझाया। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।